जुजुत्सु काइसन सीजन 2 में अब तक हमने देखा शिबुया में बने वेल को तोड़ने के चक्कर में इनो, मेगुमी और यूजी का सामना एक बिल्डिंग पर छुपे 3 विलेन ग्रेनी ओगामी और उसका ग्रैंडसन और अवासाका से होता है। मेगुमी और यूजी अवासाका की इनवर्स टेक्निक को समझकर उसको हरा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बुढ़िया अपने ग्रैंडसन के अंदर टोजी की स्पिरिट को डाल देती है, जिसके बाद उसका ग्रैंडसन टोजी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो इनो की बढ़िया से बैंड बजा देता है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नानामी सीढ़ियां चढ़ते हुए यह सोच रहा होता है कि मुझे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा है, और यही एक चीज़ है जो ना आज से पहले कभी हुई है और ना ही कभी होगी। मैं जितने भी कर्ज से लड़ रहा हूँ वो मुझे रियलिटी फेस करने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और तभी नानामी ब्रिज पर क्योटाका की डेड बॉडी को देखता है जिसको हारुतो ने मार दिया था, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है उसी टनल में जहाँ पर यूजी मेई और उई को छोड़कर आया था। यहाँ पर हम एक कर्ज यूजर को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए रेंगता हुआ भाग रहा होता है, और उसके पीछे मेई पड़ी होती है उसको मारने के लिए। मेई अपनी शक्तियों के बारे में बता रही होती है कि वो कैसे ग्रेड 1 की सोर्सरर बनी। उसको पहले से ही पता था कि क्रोम मैनिपुलेशन बहुत ही ताकतवर टेक्निक नहीं है, इसलिए उसने शुरू से ही बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी, और वो अपनी स्पीच दे रही होती है कि इतने में ही वो कर्ज यूजर गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। और तभी मेई का भाई उई कहता है कि अभी इसने अपनी स्पीच ख़त्म नहीं की है, तुम चुप रहो। और फिर मेई अपनी स्पीच कंटिन्यू करती है, और मेई जैसे अपना स्पीच ख़त्म करती है तो उसका भाई उई ताली बजाने लगता है, और ये देखकर वो कर्ज यूजर भी तालियां बजाने लगता है। और फिर मेई अपने भाई से पूछती है कि तुम्हारी नज़र में लाइफ का क्या वैल्यू है, तुम लाइफ के वेट को कैसे समझते हो? जिसके जवाब में उसका भाई कहता है कि ये डिपेंड करता है कि वो लाइफ तुम्हारे लिए कितनी वैल्यूबल है। और फिर मेई उस कर्ज यूजर से यही क्वेश्चन दोबारा पूछती है जिस पर वो कुछ भी नहीं बता पाता। फिर मैं उस पर अटैक कर देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है यूजी की तरफ जो एक कील को तोड़ देता है, और फिर वो बेल हट जाता है। फुजीगुरु कहता है अब सोर्सरर्स आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं, और मुझे इस बुढ़ऊ से कुछ पूछना था, मगर इसका हालत देखकर लगता नहीं ये बुढ़ऊ कुछ बोल भी पाएगा। अब हमें यहाँ की चिंता छोड़ देनी चाहिए और इनो के पास वापस लौट जाना चाहिए। कि ये दोनों देखते हैं कि उसी छत से इनो नीचे गिर रहा होता है जहाँ पर ये पहले थे, तो ये दोनों जल्दी से जाकर उसको नीचे गिरने से पहले पकड़ लेते हैं और बचा लेते हैं। छत के ऊपर हम उसी बुढ़िया के ग्रैंडसन को देखते हैं जो कि हकलाते हुए कहता है कि अब सील टूट चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर वो बुढ़िया कहती है देखो जब तक गोजो सातोरु सील है हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम नीचे जाओ और सभी सोर्सरर्स को मार डालो। कि तभी उसके ग्रैंडसन के हाव भाव कुछ बदल जाते हैं, जिसे देखकर वो बुढ़िया कहती है ग्रैंडसन क्या हुआ? और तभी हम देखते हैं कि उसका ग्रैंडसन पूरी तरह से टोजी में बदल चुका था। वो कहता है आखिर तुम होती कौन हो मेरे को ऑर्डर देने वाली? ये सब देखने के बाद वो बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो घबराते हुए पीछे भाग जाती है, और वो कहती है ऐसा होना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, मैंने उसके अंदर सिर्फ टोजी की बॉडी के इन्फॉर्मेशन डाले थे, उसके सोल का इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी। जिस पर टोजी कहता है ओह अच्छा ये बात है, अरे बुढ़िया तू समझती नहीं, मेरी बॉडी थोड़ी स्पेशल है, इसलिए इस बंदे की स्पिरिट मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं इसके ऊपर पूरा हावी हो गया। और तू कह रही थी सोर्सरर्स को मारने के लिए, लेकिन बुढ़िया तू भी तो एक सोर्सरर ही है ना, तो तू जिंदा रह के क्या करेगी? चल आजा तेरे को भी मार देता हूँ। और उस बुढ़िया को मार डालता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है माकी के पास जो कि इंसानों को खा रहे कर्ज को मार रही होती है, और तभी नोबारा कहती है कि लगता है कि क्योटाका पर हमला हुआ है, और ये शायद तब हुआ जब वो फ़ोन पर बात कर रहा था। जिस पर माकी कहती है कि ये हादसा शायद तब हुआ होगा जब फुसीगुरु के ग्रुप से वो अलग हो गया था, मुझे लगता है कि वो कोई मुसीबत में है, तुम नीता के साथ क्योटाका इजिची को ढूंढने जाओ। यहाँ पर हम अपने सेलफोन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और बिना असिस्टेंट सुपरवाइजर के हम यहाँ कहीं भी नहीं जा पाएंगे, इसलिए तुम लोग जाओ, तब तक यहाँ के हालात मैं संभाल लूँगी। और वो दोनों चली जाती हैं, और माँ की सोचती है कि अगर ये वेल से बाहर चली जाती हैं तो खतरे के टाइम ये आसानी से यहाँ से बाहर भाग सकती हैं। और तभी यूजी फुसीगुरी से पूछता है कि इनो कैसा है, जिस पर फुसीगुरी कहता है इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये अभी मरा नहीं है। इस बार यूजी कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। जिस पर फुसीगुरी कहता है यूजी मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें पीछे हटना होगा, तुम्हें पता है ना कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? जिस पर यूजी कहता हाँ मैं जानता हूँ, हमें गोजो को छुड़ाना है। फुसीगुरी कहता है कि
वेल हट गया था, इसीलिए ऊपर जो कोई भी थे वे वहाँ से बहुत पहले ही भाग गए होंगे और मैं अपने साथ इनो को थोड़ी देर के लिए वेल से बाहर ले जा रहा हूँ। यूजी कहता है कि तुम मेरे लिए इनो का ख्याल रखो और मैं स्टेशन के पास जा रहा हूँ। फुशिगुरु कहता है सही है कि अभी शिबुया में अकेले काम करना सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ठीक है मगर। जिस पर यूजी कहता है अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे मार डालोगे। ठीक है चिंता मत करो, मेकामारू मेरे साथी हैं, पर मुझे लग रहा है कि मैंने पिछले कुछ समय से मेकामारू से कोई रिस्पॉन्स नहीं सुनी है। फिर फुशिगुरु सी यू लेटा कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हम उस कर्ज यूजर की डेड बॉडी को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ी होती है और फिर मेई कहती है कि लगता है कि शायद वेल हट गया है और पता नहीं और क्या क्या हमें करना पड़ेगा गोजो को लाने के लिए, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। और उसी टनल में हम सुगुरु को भी देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था ये इतनी जल्दी हो जाएगा। और फिर हम नोबारा को देखते हैं जो कि सड़क पर जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हारूटो आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है तुम वही लड़की हो ना, जिसको देखकर नोबारा नीता को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और तुम टोक्यो की तरफ जाओ। इस बीच नीता वहाँ से धीरे से निकल जाती है और नोबारा हारूटो से लड़ने लगती है। और इसी बीच हम नानामी को देखते हैं जो कि कियोटाका को लेकर जा रहा है और तभी नोबारा अपने कर्ज टेक्निक से अपने कीलो को हारूटो की तरफ मारती है, लेकिन हारूटो इतना तेज होता है कि वो इधर उधर भागकर उन कीलो से आसानी से बच जाता है। मगर हारूटो अपनी तलवार को फेंक देता है जो कि नीता का पीछा करने लगती है। नोबारा हारूटो पर एक सरप्राइज अटैक करती है लेकिन वो भी काम नहीं करता। नोबारा हारूटो पर अपनी पूरी टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक करते हैं लेकिन फिर भी हारूटो आसानी से बच जाता है। और तभी नीता एक मॉल में भाग जाती है लेकिन उसके पीछे पीछे हारूटो की तलवार भी चली जाती है। वो पीछे से जाकर उसके पैरों को काट डालती है और नीता वहीं पर गिर जाती है। और फिर हारूटो भी दौड़कर उसकी तरफ जाता है और उसके पास जाकर नीता को एक जोरदार लात मारता है जिससे कि नीता थोड़ी दूर जाकर गिरती है। इधर नोबारा हारूटो पर अटैक करने के लिए दौड़ती है कि तभी हारूटो के हाथ में उसकी तलवार वापस आ जाती है और वो उससे नोबारा पर अटैक कर देता है, लेकिन नोबारा सही टाइम पर वहां से हट जाती है और उस अटैक से बच जाती है और अपने सापित कीलो से हारूटो के ऊपर ही छत पर मार देती है जिससे कि वहां की छत गिरने लगती है। लेकिन हारूटो जरा सा भी नहीं घबराता, उसके लिए वो मानो जैसे बारिश का पानी गिर रहा हो। फिर नोबारा खड़ी हो जाती है और नीता को आवाज लगाती है कि तभी हारूटो की तलवार आकर उसके सर में एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे कि नोबारा का दिमाग हिल जाता है और वो वहीं पर चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। और फिर हारूटो उसको चिढ़ाने लगता है। वो कहता है यार तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, ओह क्या ये तुम्हारे ठुड्डी पर लगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या तुम खड़ी हो सकती हो? अरे चलो भी, तुम्हें पता है हम जब पिछली बार मिले थे तब से तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई हो। पहले तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, लेकिन तुम्हें पता है इस दुनिया में जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रांग होना ही काफ़ी नहीं है, खासकर जब मेरी तकनीक शामिल हो। मुझे लगा कि मैं वास्तव में अपनी तकनीक को अच्छी तरह से नहीं समझता हूँ। फिर वो अपनी तलवार उठाता है और कहता है अब मुझे तुम में से किसको पहले मारना चाहिए? जिस पर नोबारा कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो? जिस पर हारूटो कहता है दरअसल वो लोग सातोरू गोजो को सील करने की बात कर रहे थे। इस पर नोबारा कहती है मैं तुमसे पूछ रही थी। हारूटो कहता है मुझे इसका जवाब नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन सब से और जब तक मेरे को खुशी मिलती रहेगी मुझे बाकी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो नीता के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देता है, उसके बैक में तलवार को मार देता है जिससे कि नीता का बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है और नोबारा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, उसका हालत भी बहुत ज़्यादा खराब होता है। और हारूटो नीता पर बहुत बार तलवारों से अटैक ऐसे ही करता रहता है। नोबारा उसे बचाने के लिए उठने की कोशिश करती है लेकिन वो बार बार नीचे गिर जाती है, लेकिन एक बार फिर नोबारा उठती है और हारूटो पर अटैक करती है कि तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर नानामी आ चुका है, जिस पर हारूटो कहता है कि तुम्हें सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है क्या? ये दोनों लड़कियाँ मेरी होस्टेज हैं। और तभी हारूटो देखता है कि नीता वहाँ से भाग चुकी होती है और जैसे ही उसकी ध्यान हटती है कि नानामी एकदम से उसके पास आ जाता है। नानामी हारूटो से पूछता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ छिपे हैं, जिस पर हारूटो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसको समझ में आता है कि वो नानामी को छू भी नहीं पा रहा होता है और तभी नानामी गुस्से में आकर हारूटो को एक पंच मारता है, जिसके बाद हारूटो बहुत दूर जाकर गिरता है। कहता है कि अगर मेरी कर्ज एनर्जी मेरे पास नहीं होती तो मैं अब तक मर चुका होता। और फिर नानामी वहाँ पर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है
वो उससे पूछता है कि मैं अभी रास्ते में आ रहा था और मुझे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की डेड बॉडी मिली, बताओ ये तुम्हारा काम है? इस पर हारुतो नानामी से माफ़ी मांगने लगता है और तभी नानामी कहता है तुम्हारे माफ़ी मांगने से क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? और नानामी हारुतो को फिर से एक जोरदार पंच देता है और इस बार हारुतो दीवार तोड़कर सीधा दूसरी बिल्डिंग में जाकर गिरता है और फिर ये दोनों नीता के पास जाने लगते हैं। और तभी सीन शिफ्ट जाता है उस टनल में जहाँ पर मेई और उसका भाई था। वो लोग वहाँ पर सुगुरु गेटो को देखते हैं, जिसको देखकर मेई बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या गोजो इसे मारने में पिछली बार फेल हो गया था या फिर गोजो और दोनों मिलकर ये सब कर रहे हैं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गोजो ये सब करता उसको पूरे शहर को ख़त्म करने के लिए इतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अकेला ही सब ख़त्म कर देता। और फिर वो गेटो से कहती है कि गेटो मुझे तुम पे गोजो से भी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन अब मुझे ही तुम्हें मारना पड़ेगा। और तभी गेटो अपना एक कर्ज स्पिरिट बाहर निकाल देता है, जो कि रैंक 1 का एक मैनिपुलेशन कर्ज स्पिरिट रहता है। गेटो में ही से कहता है कि अगर तुम इससे निपट गई तो मैं तुम्हारा इस लाइन के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। और फिर गेटो वहाँ से चला जाता है और फिर ये कर्ज स्पिरिट मेई पर अटैक कर देता है। वो एक डोमेन एक्सपेंशन बना देता है और फिर मेई को एक ताबूत में बंद कर देता है और फिर उसको एक बड़े से चट्टान से दाब देता है, लेकिन मेई उसको बड़े ही आसानी से चीरकर बाहर निकल जाती है। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है फाइट करने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं यूजी एक मेट्रो स्टेशन पर दौड़ता हुआ जा रहा होता है, किसी को ढूंढ रहा होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है नानामी के पास, जो कि नीता और नोबारा को समझा रहा होता है कि आगे आने वाले मुसीबत और भी ज़्यादा होने वाला है और उनसे निपटने के लिए मैं बहुत ही मिनिमम ग्रेड का सोर्सर हूँ, इसलिए तुम लोग यहीं पर वेट करो। और वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं यूजी एक स्टेशन में जाता है जहाँ पर उसका चोसो पहले से ही वेट कर रहा होता है और वो कहता है कि यूजी इतादोरी, अब मैं अपने भाइयों का बदला लूँगा तुमसे। और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ऐसे ही करते रहना और नेक्स्ट एपिसोड भी आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर एंड गुड बाय।